आज के लेक्चर का टॉपिक है 1919 तक के संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अप टू 1990। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास ब्रिटिश शासन के इतिहास से जुड़ा हुआ है। 1858 ईस्वी के बाद भारत में जो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी वह अत्यधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि उसके दूरगामी परिणाम हुए और 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। भारतीयों के हृदय को पुनः जीतने के लिए महारानी विक्टोरिया की घोषणा प्रसारित की गई, जिसमें भारतीयों को यह आश्वासन दिया गया कि अब भारत का प्रशासन प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा। किंतु वास्तव में प्रशासन की दुकान वही रही, केवल दुकान का बोर्ड बदला। फलस्वरूप भारतीयों में असंतोष बढ़ता चला गया और भारत में राष्ट्रवाद का उत्थान होने लगा। इसलिए 1858 to 1947 तक के संवैधानिक विकास का इतिहास ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय राष्ट्रवाद के बीच संघर्ष का परिणाम रहा। भारतीय कौंसिल अधिनियम 1861, भारतीय कौंसिल अधिनियम 1861 भारत के प्रशासनिक ढांचे में कुछ परिवर्तन करने की दृष्टि से 1861 में भारतीय कौंसिल अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम की मुख्य धाराएं इस प्रकार है। पहला, गवर्नर जनरल को अपने कौंसिल में एक सदस्य बढ़ाकर सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई। इस अतिरिक्त सदस्य के लिए वित्त संबंधी ज्ञान आवश्यक था। दूसरा, गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के सदस्यों में कार्य का वितरण करने का अधिकार दिया गया। सभी विभागीय निर्णयों के लिए अंतिम स्वीकृति गवर्नर जनरल के हाथ में रखी गई। गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के कार्य संचालन के लिए नियम व उपनियम बना सकता था। गवर्नर जनरल विधान परिषद में कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 सदस्य मनोनीत कर सकता था, जिसमें आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे और उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। चौथा, विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक पर अंतिम स्वीकृति गवर्नर जनरल से लेनी पड़ती थी और तत्पश्चात वह अधिनियम भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों में लागू होता था, परंतु ऐसे स्वीकृत अधिनियम को भारत सचिव रद्द कर सकता था। बंबई तथा मद्रास के गवर्नरों को अपनी काउंसिल में कानून बनाने के लिए एक महाधिवक्ता तथा कम से कम 4 और अधिक से अधिक 8 अतिरिक्त सदस्य मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंतिम स्वीकृति गवर्नर जनरल से ली जाती थी। आवश्यकता पड़ने पर गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ये अध्यादेश 6 महीने तक जारी रह सकता था। इस अधिनियम का महत्व इस बात में रहा है कि इससे विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति भारत में प्रारंभ हुई। प्रांतों को पुनः कानून बनाने के संबंध में कुछ स्वतंत्रता दे दी गई और इसके द्वारा गवर्नर जनरल को कानून बनाने के कार्य में भारतीयों को साथ लेने का अधिकार दिया गया। इसका उद्देश्य भारतीय जनता को विधान परिषदों में वास्तविक प्रतिनिधित्व देना नहीं था। इसके द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी की निरंकुशता बढ़ाई गई। भारतीय प्रशासन पर भारतीय सचिव का नियंत्रण जो का त्यों बना हुआ। नेक्स्ट आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 19वीं शताब्दी की धार्मिक आंदोलन, पाश्चात्य शिक्षा, भारत के आर्थिक शोषण और ब्रिटिश सरकार की प्रजातीय विभेद की नीति ने भारत में राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत कर दिया। परिणामतः 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस ने 1861 के सुधारों को अपर्याप्त बताया और विधान परिषदों के विस्तार तथा अधिक निर्वाचित सदस्यों की मांग की। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि विधान परिषद को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का भी अधिकार दिया जाए। गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन को कांग्रेस की इन मांगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन वह प्रतिष्ठित सामंतों के स्थान पर पाश्चात्य विचार से प्रभावित भारतीयों को विधान परिषद में स्थान देना चाहता था। अतः लॉर्ड डफरिन ने सर जॉर्ज चेनी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसे भारत में किए जाने वाले सुधारों के बारे में सुझाव देने को कहा गया।
इस समिति ने विधान परिषद को एक छोटी संसद के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया, किंतु यह समिति संसदीय सरकार स्थापित करने के पक्ष में नहीं थी। अतः लॉर्ड डफरिन ने चेनी समिति की रिपोर्ट के आधार पर गृह सरकार को अपने सुझाव भेजे। ब्रिटिश सरकार ने इन सुझावों के आधार पर 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम की मुख्य धाराएं निम्नलिखित थीं। पहली, गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अब कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 16 सदस्य मनोनीत किए जा सकते थे। मद्रास तथा बम्बई की विधान परिषदों में कम से कम 8 तथा अधिक से अधिक 20 अतिरिक्त सदस्य मनोनीत किए जा सकते थे। बंगाल काउंसिल में 20 तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में 15 अतिरिक्त सदस्य मनोनीत किए जाने की व्यवस्था की गई। दूसरा, इस प्रकार मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों में से 2/5 सदस्य गैर सरकारी होंगे और इन सदस्यों की नियुक्ति के लिए ऐसी प्रणाली अपनाई गई जो निर्वाचित और मनोनीत के मध्य की प्रणाली थी, जिसमें प्रतिनिधित्व का कुछ अंश सम्मिलित था, किंतु इस संबंध में स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई। गवर्नर जनरल को सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया, किंतु उसके लिए भारत सचिव की स्वीकृति लेना आवश्यक था। तीसरा, विधान परिषद के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई। इन अधिनियम के अंतर्गत सदस्यों को कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने, बजट पर बहस करने का अधिकार भी दिया गया, किंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा प्रश्न के उत्तर पर बहस करने का अधिकार नहीं। परिषद के अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह बिना कारण बताए किसी प्रश्न के पूछने की अनुमति न दे। प्रश्न पूछने के लिए 6 दिन के पूर्व सूचना देना आवश्यक था। इस अधिनियम का सबसे बड़ा दोष, इसमें निर्वाचन की पद्धति अस्पष्ट। जो व्यक्ति विधान परिषदों के लिए निर्वाचित होते थे वे जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थे। ये निर्वाचित प्रतिनिधि भी विधान परिषद की बैठकों में तब तक सम्मिलित नहीं हो सकते थे जब तक गवर्नर जनरल उन्हें मनोनीत नहीं करता था। निर्वाचन के नियम भी ठीक नहीं थे। कुछ वर्गों को काफी प्रतिनिधित्व प्राप्त था तो कुछ को थोड़ा सा प्रतिनिधित्व भी प्राप्त न था। एग्जाम्पल देखें तो विधान परिषद में 8 स्थानों में से 2 स्थान बम्बई विश्वविद्यालय एवं बम्बई कॉरपोरेशन को, 2 स्थान यूरोप के व्यापारी वर्ग को और 1 स्थान दक्षिण के जमींदारों को और 1 स्थान सिंध के जमींदारों को, 2 स्थान सामान्य जनता को दिए गए। स्पष्ट यहाँ यह है कि उसमें सार्वजनिक प्रतिनिधित्व प्राय शून्य। इसी प्रकार केंद्र में 24 सरकारी सदस्यों में 14 सरकार के, 4 निर्वाचित सरकारी और शेष मनोनीत गैर सरकारी थे। इस अधिनियम का दूसरा दोष देखें तो विधान परिषद के कार्य भी अत्यंत सीमित। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे। अध्यक्ष किसी प्रश्न के पूछे जाने से इनकार भी कर सकता था। पूरक प्रश्न के संबंध में लॉर्ड लैंसडौन ने 1892 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए जिनमें केवल सम्मति प्रकट करने की प्रार्थना हो। उनमें किसी प्रकार की तर्क भावना, कल्पना तथा मानहानिपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। विधान परिषद को बजट पर भी कोई नियंत्रण प्राप्त नहीं था। इन बंधनों के कारण एक उपयोगी व्यवस्थापिका का उद्देश्य ही व्यर्थ हो गया। परंतु इसका यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि इस अधिनियम का कोई महत्व नहीं है। इस अधिनियम का भारतीय संविधान के विकास के इतिहास में काफी महत्व है। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विधान परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधि बैठे और वे शासन के बारे में गवर्नर जनरल और गवर्नर से प्रश्न पूछे। यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि इस अधिनियम में भारत में संसदीय प्रणाली की नींव डाली। यद्यपि इसमें निर्वाचन शब्द का कहीं प्रयोग नहीं था, किंतु परोक्ष निर्वाचन की प्रथा का प्रारंभ इसी अधिनियम द्वारा हुआ। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम कांग्रेस की धैर्यपूर्ण आंदोलन का परिणाम, लेकिन इस अधिनियम से असंतोष और बढ़ा। भारतीयों को प्रशासन में सक्रिय भाग लेने का अवसर इस अधिनियम ने नहीं दिया। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट सुधार 1909 का अधिनियम।
भारतीय कांग्रेस के नेतृत्व में देश में बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावना को अवरुद्ध करने की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने का निश्चय किया और बंगाल प्रांत का विभाजन कर दिया और बंगभंग ने संपूर्ण देश के असंतोष एवं विद्रोह की ओर धकेला। हिंदू मुस्लिम मतभेद की खाई को और अधिक गहरा करने के लिए ब्रिटिश शासन के इशारे पर 1906 में मुस्लिम लीग भी अस्तित्व में आई और दुर्भाग्यवश 1907 में कांग्रेस में भी फूट पड़ी। उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निकाल दिया और अब सरकार ने उग्रवादियों का दमन करना शुरू किया। जब उग्रवादी नेताओं को गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमे चलाए गए तो देश में जोर से विरोध में आंदोलन उठा। सरकार ने एक तरफ तो आंदोलन को कुचला सख्ती से, दूसरी तरफ भारतीयों को कुछ प्रशासनिक सुविधाएं देकर उन्हें शांत करने का, संतुष्ट रखने का प्रयास भी किया। 1909 का अधिनियम इसी नीति का परिणाम। वास्तव में ब्रिटिश सरकार को यह चिंता सता रही थी कि कांग्रेस का नेतृत्व, जो अभी तक उदारवादियों के हाथ में था, कहीं धार्मिक राष्ट्रवादियों अथवा उग्रवादियों के हाथ में न चला जाए। इसलिए सरकार कांग्रेस के उदारवादी वर्ग को संतुष्ट करना चाहती थी। अधिनियम स्वीकृति के कारण 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम, जिससे पार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं, पारित किया गया। इस अधिनियम के निर्माण के लिए उनके कारण उत्तरदायी हैं। अनेक कारणों में से पहला देखें तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों, स्वतंत्रता एवं समानता के महत्व को समझने लगे थे और 1892 ईस्वी के सुधारों से उन्हें कोई संतोष न मिल पाया और वे अधिक सुधारों की मांग करने लगे थे। कांग्रेस निरंतर यही मांग कर रही थी कि 1892 में प्रदत्त सुधार पर्याप्त नहीं है। 1905 में कांग्रेस ने गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों के परिषदों में भारतीयों को नियुक्ति की मांग उठी। इसलिए ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए सुधार करना जरूरी हो गया। दूसरा देखें तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने अपने 7 वर्ष के शासनकाल में भारतीयों पर काफ़ी अत्याचार किए। उसका पहला आघात कलकत्ता नगर पालिका पर हुआ। उसका दूसरा अप्रिय कार्य था जनवरी 1903 दिल्ली का दरबार आयोजन। तीसरा अप्रिय कार्य विश्वविद्यालय कानून। सर्वाधिक अप्रिय कार्य बंगाल विभाजन। उसके इन अप्रिय कार्यों ने जनता में काफ़ी रोष पैदा कर दिया था। लोगों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बायकॉट एवं स्वदेशी आंदोलन चलाया, जिससे ब्रिटिश व्यापार को भी काफ़ी धक्का लगा। अतः भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए नए अधिनियम का निर्माण करना आवश्यक समझा गया। थर्ड आता है 1892 से 1909। 1892 से 1909 के मध्य का समय भारतीय राजनीति में तूफान और दबाव बनाए हुए। कांग्रेस में उग्रवाद का विकास, तिलक ने स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का उद्घोष, तो दूसरी तरफ देश में क्रांतिकारी आंदोलन का भी सूत्रपात हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में सरकार को कुछ शासन सुधार करके उदारवादियों को विश्वास और सहानुभूति जीतने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। चंद्रकांत मित्तल एवं नेमिशरण मित्तल ने लिखा है कि लॉर्ड मॉर्ले ने 23 फरवरी 1909 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बोलते हुए मत व्यक्त किया कि इस प्रकार की योजना पर विचार करते समय हमें 3 प्रकार के लोगों का ध्यान रखना होगा। एक और उग्रवाद है, जो ऐसा मोहक स्वप्न देखते हैं कि किसी दिन वे हमको भारत से खदेड़ देंगे। एक दूसरा समुदाय भी है जो इस प्रकार के विचार नहीं रखता, वरन वह यह आशा रखता है कि भारत को अपने वैश्विक ढंग का स्वराज्य मिलेगा। इसके बाद तीसरा वर्ग है जो इससे अधिक कुछ नहीं मांगता कि उसे हमारे प्रशासन में सहयोग का अवसर दिया जाए। मेरा विश्वास है सुधारों का यह प्रभाव होगा कि यह दूसरा वर्ग जो अपने वैश्विक स्वराज की आशा करता है, तीसरे वर्ग में सम्मिलित हो जाएगा। चौथा, 20वीं सदी के प्रथम दशक में भारत के अनेक क्षेत्रों में सरकार ने अकाल पीड़ितों को सहायता नहीं पहुंचाई। शिक्षित वर्ग और बेकारी के कारण असंतोष और बढ़ा और पंजाब और बंगाल में 1908 में जो दमनकारी घटनाएं हुई, उसके परिणाम स्वरूप भी लोगों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रोश बढ़ा था।
इस बढ़ते हुए असंतोष को समाप्त करने की दृष्टि से कुछ सुधार करना आवश्यक माना गया। आर.सी. अग्रवाल के मत अनुसार 1905 में जापान द्वारा रूस की हार और उसकी बढ़ती शक्तियों को देखकर भारतीयों में विश्वास उत्पन्न होने लगा कि पूर्वी शक्तियों की भी पश्चिमी शक्तियों पर विजय हो सकती है, अतः अंग्रेजों को भी भारत से बाहर निकाला जा सकता है। इस प्रकार की मनोवृत्ति को रोकने के लिए सुधार आवश्यक हो गए। 6 इंग्लैंड में 1909 के संसदीय चुनाव में अनुदार दल की पराजय हुई और उदार दल के हाथ में शासन सत्ता आई। मार्ले नए भारत सचिव बने। वे भारतीय शासन में कुछ परिवर्तन किए जाने के पक्षधर थे। 1909 के अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह कि लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड की राजनीति में उग्र सुधारवादी माने जाते थे, परंतु भारतीयों के लिए वे संकीर्णतावादी ही सिद्ध हुए। वे भारतीयों को प्रतिनिधि संस्थाओं के अयोग्य समझते थे। मार्ले ने ब्रिटिश संसद में स्पष्ट शब्दों में जोर देकर कहा था कि भारत में संसदीय पद्धति के लिए न उपयुक्त वातावरण है और न कभी वहां इस पद्धति को चलाया जा सकता है। फिर भी राजनीतिक विवशता के चलते उन्होंने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को कुछ संवैधानिक सुधार करने की सलाह दी। लॉर्ड मिंटो ने इस संबंध में एक योजना मार्ले के पास भिजवा दी और यह योजना एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई। ब्रिटिश संसद ने इस विधेयक को 1909 में पास कर दिया और 1909 में पारित यह योजना भारतीय परिषद अधिनियम कहलाई। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है।